जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टाइलर एवोल्यूशन का दो पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं, पार्ट वन पार्ट टू इसी चैनल की लिस्ट में है कहीं पे, मतलब प्रीवियस लेक्चर्स वही हैं, उससे पहले उसके अलावा लेक्चर कोई नहीं है। दो पार्ट डिस्कस कर लिए, फ्रॉम द बर्थ ऑफ द स्टार से लेके एंडिंग ऑफ स्टार तक की डिस्कशन चल रही है। अब उसमें स्टेलर एवोल्यूशन हमें डिस्कस करना है। उसका लास्ट पार्ट है, प्रीवियस पार्ट हमने डिस्कस किया था वाइट ड्राफ्ट के ऊपर कि हाउ वाइट ड्राफ्ट बिकम। नाउ न्यूट्रॉन स्टार से डिस्कशन स्टार्ट होगी। इस पार्ट को समझने के लिए पहले पार्ट आपको लाजमी समझने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, वो जरूर देख लीजिएगा। नाउ कम टू द डिस्कशन न्यूट्रॉन स्टार। सर न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है या न्यूट्रॉन स्टार कैसे बनता है वाइट ड्राफ्ट के बाद? तो सबसे पहला पॉइंट न्यूट्रॉन स्टार के लिए, न्यूट्रॉन स्टार आर अमंग द डेंसेस्ट नाउन ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। एक बार मैं आपको पहले बता देता हूँ कि सर जब आपके पास कोई भी स्टार टूटता है ना, खत्म होता है, तो वो दो तरह के स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं, उसमें से बनते हैं। एक न्यूट्रॉन स्टार बनता है और एक आपके पास बनता है ब्लैक होल। एक इसमें से डेंसर होता है और एक इसमें से लाइटर होता है, ठीक है। दोनों डेंसर भी हो सकते हैं ऐसे में को। पर न्यूट्रॉन स्टार में कहता है कि सर न्यूट्रॉन स्टार यूनिवर्स में सबसे डेंसेस्ट स्टार्स में से एक है एंड सेकंड ओनली टू ब्लैक होल्स के साथ, या ब्लैक होल से दूसरा कह सकते हैं आप। फॉर्मेशन क्या है, कैसे न्यूट्रॉन स्टार बन रहा है? अब हमें ये पता था कि सर बहुत ज्यादा अमाउंट में गैस जो है एग्जॉस्ट हो चुकी है पहले से। जो गैसेज है उसके अंदर से एग्जॉस्ट हो रही है, उसकी एनर्जी कम हो रही है, कोर वीक से वीक होती जा रही है, आउटर प्रेशर खत्म होता जा रहा है। तो न्यूक्लियर फ्यूल क्या हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है इन अ मैसिव स्टार और ग्रेविटी डोमिनेट्स कोर कोलैप्स। ग्रेविटी बढ़ जाती है और कोर क्या हो जाती है, कोलैप हो जाती है। जाहिर सी बात है क्योंकि इनवर्ट प्रेशर चल रहा है ना। तो एक बैलून की अगर आप एग्जाम्पल है, उसमें से हवा निकलती जाए तो एटमॉस जो ग्रेविटी है वो ज्यादा होगी, ज्यादा होने की वजह से क्या है जी, कोर कोलैप्स कर जाएगी और मैटर बिकम्स एक्सट्रीमली डेंस। और जो मैटर है वो बहुत ज्यादा डेंस बन जाएगा, डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। अब जब ज्यादा डेंसिटी हाई हो जाएगी, डेंसिटी ज्यादा हाई कब होगी, अब इसका जरा कॉन्सेप्ट समझे। आपने किसी क्लास में कॉन्सेप्ट समझा हुआ, डेंसिटी इज इक्वल्स टू एम ओवर वी, पी इज इक्वल्स टू एम ओवर वी समझा हुआ है। पी इज इक्वल्स टू एम ओवर वी का मतलब ये है कि सर डेंसिटी अगर ग्रेटर होगी कब, जब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जब कोर कोलैप्स कर रही है, कोर खत्म हो रही है, स्टार की कोर कम हो रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वी नो दैट डेंसिटी विल बी इंक्रीज। तो यहां से पॉइंट याद रखिएगा, डेंसिटी कैसे हाई डेंसर हो जाता है न्यूट्रॉन स्टार, क्योंकि सर कोर कोलैप्स कर जाती है, ग्रेविटी इतनी ज्यादा होगी उसके अंदर। क्लियर है? तो इसके बाद आता है जी वाई सो डेंस। अब सो डेंस क्यों है, उसकी रीजन समझते हैं कि ये न्यूट्रॉन स्टार इतना ज्यादा डेंसिटी कैसे रखता है। अच्छा, इसके बाद डेंसिटी का पॉइंट समझते हैं कि वाई इट इज सो डेंस। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट कहता है कि सर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कंबाइन। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कंबाइन कर जाते हैं, फिर उसके बाद प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रॉन बनाते हैं। हमें पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल जाए तो इट दे विल क्रिएट अ न्यूट्रॉन्स एंड एटम्स आर डिस्ट्रॉय, और एटम डिस्ट्रॉय होते हैं, तबाह हो जाते हैं, ठीक है। एंड मैटर इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रॉन, और जो मैटर बचता है वो मोस्टली क्या होता है जी, इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। तो क्यों न्यूट्रॉन्स की फॉर्मेशन में होता है, या न्यूट्रॉन स्टार क्यों कहते हैं, इसी वजह से इसको न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं, क्योंकि सर इसमें आपके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रॉन्स क्रिएट हो रहे होते हैं। तो होपफुली ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आती हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहली प्रॉपर्टी एक्सट्रीमली हाई डेंसिटी। व्हाई इट इज एक्सट्रीमली हाई, आई शो यू अर्लियर। वेरी स्मॉल साइज, वॉल्यूम कम हो गया। वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगी, जाहिर सी बात है। एंड एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फील्ड्स मैक्सिमम हो जाएंगी। और रैपिड रोटेशन पॉसिबल है। तो जब इसमें बहुत ज्यादा कम हो जाएगा मैस, इसका साइज कम हो जाएगा, तो कहता है रैपिड रोटेशन पॉसिबल है, बहुत तेजी से ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर सके, हो सकता है ये रोटेशन मूव करना शुरू कर दे। तो ये आपके सामने न्यूट्रॉन स्टार की कहानी है, मेरी जुबानी है, आपको समझ आनी है, नहीं आनी तो कोई मसला नहीं है, ना समझ आए तो कमेंट में क्वेश्चन पूछी जानी है। आगे आता है जी सर हाउ न्यूट्रॉन स्टार से पल्सर कैसे बनता है। अब
एंडिंग उसने की कि सर वो जो न्यूट्रॉन स्टार है वो रैपिड रोटेशन कर सकता है। अब अगर वो रैपिड रोटेशन कर रहा है तो अ पल्सर इज अ रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन। पल्सर एक्चुअल में क्या है, ये वो रैपिडली न्यूट्रॉन स्टार है दैट एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द रेगुलर पल्सेस, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को चलाता है, करता है रेगुलर पल्सेस के साथ। पल्सर क्या है, जो रैपिडली जो न्यूट्रॉन है जो मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालता है रेगुलर पल्सेस की सूरत में। ठीक है, पल्स का कॉन्सेप्ट आप पहले से जानते हैं। व्हाट इज मीन बाय पल्स, अगर किसी को पता है तो वो जरूर हमारे साथ शेयर करे, हमारे इल्म में इजाफा करे। अच्छा जी, पल्सर हो गया। हाउ डज अ पल्सर वर्क, अब ये समझ लें जरा। कहता है न्यूट्रॉन स्टार हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, हमें पता चल गया रिसेंटली। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, रेडिएशन बीम्स आर एमिटेड फ्रॉम मैग्नेटिक पोल्स। अब जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन इमिट करता है। मैग्नेटिक पोल्स जो है रेडिएशन इमिट करते हैं नॉर्थ टू साउथ या इनर है तो साउथ टू नॉर्थ। एज द स्टार रोटेट्स बीम स्वीप अक्रॉस स्पेस। अब जैसे स्टार रोटेट करता है तो बीम स्वीप करती है अक्रॉस द स्पेस। ठीक है, स्वीप का मतलब यह है कि उसके अंदर से ऐसे गुजर रही है स्पेस में से। एंड व्हेन द बीम पॉइंट्स टुवर्ड्स द अर्थ वी डिटेक्ट अ पल्स, और जैसे ही उसका पॉइंट टुवर्ड्स द अर्थ होता है तो हम पल्स डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, इस पॉइंट को मैं जरा समझाता हूँ। व्हेन द बीम पॉइंट्स टुवर्ड्स अर्थ, जो रेडिएशन निकल रही है वो रेडिएशन जो है अर्थ की तरफ जब होती है तो हम डिटेक्ट करते हैं पल्स को। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। ये सारा चीज छोड़ दें, ये देखिए आपके फॉर एग्जाम्पल आपने लाइट हाउस देखा होगा, समंदर के सेंटर के अंदर लगा होता है लाइट हाउस। क्या कहता है, जस्ट लाइट हाउस बीम रोटेट्स, जैसे लाइट बीम रोटेट करते हैं शू शू शू, या जैसे वो एम्बुलेंस और वो जो पुलिस के रूटर होते हैं वो चलते हैं, वी सी अ लाइट रेगुलर इंटरवल्स, हम देखते हैं कि उसमें से रेगुलर इंटरवल्स में लाइट मूव कर रही घूम रही है। अब पल्सर बीम आल्सो रोटेट्स एंड गिव रेगुलर पल्स, इसी तरह पल्सर की बीम भी रोटेट कर रही होती है। मैं आपको लाइट हाउस की बात है। लाइट हाउस से पहले आपने एम्बुलेंस रूटर्स देखे होंगे, आपने पुलिस की गाड़ियों के ऊपर या डिप्टी कमिश्नर जो भी है उनके ऊपर रूटर्स देखे होंगे। अब वो रूटर्स देख के मुसलसल घूम रहे होते हैं और वो पल्स क्रिएट कर रहे होते हैं। उसी तरह जब न्यूट्रॉन स्टार रैपिड रोटेशन शुरू करता है तो भाईजान ये उसकी बीम है, ये रेडिएशन बीम एक्ट कर रही है, ये रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट, ये इसका एक्सिस है, इसके अबाउट रोटेशन है। इस रोटेशन में ये इसकी बीम जब ये रोटेट कर रहा है तो ये बीम एडजस्ट हो रही है। जो चीज के फेस के सामने आती जाएगी उसमें बीम क्या होती जाएगी, एडजस्ट होती जाएगी। बहुत ज्यादा गन मार लिया फरहान साहब ने यहाँ पे। खैर, तो ये बेटे एक्चुअल में है कि सर हाउ जो है पल्स कैसे बिहेव करता है, पल्स क्या होता है, पल्सेस कैसे बनते हैं, उसका शॉर्ट से इंट्रोडक्शन है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका बहुत ज्यादा है, सीधी बात कहूंगा आपको मैं। आपकी बुक क्या था, ये चीजें आपको पता होना जरूरी थी, वो मैंने आपसे बता दी। आगे देखें, इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे समझाइए। कहता है सर व्हाई न्यूटन स्टार रोटेट रैपिडली। अब पॉइंट ये है कि न्यूटन स्टार रैपिडली मतलब इतनी तेजी से क्यों मूव कर रहा है भाईजान, वजह क्या है, बयान करो। तो सर उसके पीछे की वजह उसने कही है कि व्हेन अ लार्ज स्टार कोलैप्स, जब बहुत बड़ा स्टार कोलैप्स करता है इसका रेडियस बहुत स्मॉल हो जाता है। अब रेडियस स्मॉल हो गया तो एंगुलर मोमेंटम आपको ये कहता है कि व्हेन द रेडियस इज स्मॉल योर स्पीड इज इंक्रीजिंग। आपको ये पता है ना, रेडियस अगर स्मॉल है, रेडियस आर, इफ आर इज स्मॉल, ये स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। एंगुलर मोमेंटम इज फॉर द कांसेप्ट सो रोटेशन इज इंक्रीजेस। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि भाईजान न्यूट्रॉन स्टार इतनी तेजी मूव क्यों करता है, उसके लिए उसने आपको ये एग्जांपल दिखाई है। आपने आई इज इक्वल टू आर ओमेगा का एक कांसेप्ट भी पढ़ा हुआ इसी से रिलेटेड। आर्म स्पीड स्लो रोटेशन, आर्म्स पुल्ड, आर्म्स आपने खोली हुई है जी, शू शू, आपका क्या है जी, रोटेशन कम है। आर्म्स आपने खींच ली है, रोटेशन क्या हो जाएगी आपके पास, ज्यादा हो जाएगी। तो ये आपके पास पॉइंट याद रखने वाला है कि सर लार्ज रेडियस जो है स्लो रोटेशन करेगा, स्मॉल रेडियस फास्ट रोटेशन करेगा। ये पॉइंट यार सेंटीमीटर फोर्स में हमें बताती है। सेंटीमीटर फोर्स हमें क्या बताती है, एफ इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर वाला जो पॉइंट है, एम वी स्क्वायर बाय, ओ भाईजान आप किधर आ गए, साइड पे हो आप तो। एम वी स्क्वायर बाय आर हमें क्या बताता है, बताता है जी फोर्स ज्यादा होगी रेडियस कम होगा। अब रेडियस अगर कम होगा तो इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम मुझे बता रहा है स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अंडरस्टैंड के साइकिल स्टैंड, जो सा भी स्टैंड है आपको समझ समझने वाले हैं। तो इसके बाद
डिस्कस करते हैं। चलो भाईजान रिमूव हो जाओ, बड़ी हो गई है, आधी हो गई वैसे। चलो 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 चलो, शाबाश। आगे सर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आ गया आगे। कहता है सर ड्यूरिंग क्लैश नॉट ओनली मैश इज कंप्रेस बट मैग्नेटिक लाइंस आर आल्सो स्क्वीज क्लोजर टुगेदर। ऐसे ही होता है सर, जब एक चीज क्लैप हो रही है, खत्म हो रही है, साइज कम हो रहा है, तो उसके अंदर की जितनी भी प्रॉपर्टीज उस पर अब इम्पैक्ट कर रही हैं वो भी कम होती जाएंगी, स्क्वीज होती जाएंगी। अब होगा कैसा, जब कोलैप्स होगा फील्ड लाइन क्लोजर हो जाएंगी। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट ये समझाता है कि सर जब फील्ड लाइंस क्लोजर हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। बच्चे बच्चे को पता है, हमें ड्रामे करें हमारे साथ। आओ आगे देखते हैं। लो जी, आफ्टर सुपरनोवा क्या होता है। आफ्टर सुपरनोवा कहता है अ मैसिव स्टार बिकम्स अ रेड सुपरजेंट, इट कोर कोलैप्स एंड सुपरनोवा अकर्स आफ्टर सुपरनोवा। टू पॉसिबिलिटीज इफ द रिमेनिंग कोर इज मॉडरेटली मैसिव। अब देखें जी, सुपरनोवा हो गया। सुपरनोवा कब होगा, जब कंप्लीटली तौर पे सुपरजेंट आपके पास स्टार बन जाएगा। पहले भी मैंने डिस्कस किया था पिछले कॉन्सेप्ट में भी सुपरनोवा को। कहता है आफ्टर सुपरनोवा टू पॉसिबिलिटीज। हाँ जी, सुपरनोवा जब हो जाएगा बेटे दो पॉसिबिलिटीज आपके पास हैं। इफ रिमेनिंग कोर इज मॉडरेटली मैसिव, अगर रिमेनिंग कोर मॉडरेटली मैसिव होगी, अगर रिमेनिंग कोर बच मतलब जो कोर बच गई है उसका इंटरनल पार्ट जो बच गया है, अगर वो मैसिव होगा मॉडरेटली मतलब नॉर्मल होगा, तो फिर न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा, स्टार बन जाएगा सॉरी। और अगर रिमेनिंग कोर एक्सट्रीमली मैसिव होगी, बहुत ज्यादा हाई होगी सर, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, काला सुराख, ब्लैक होल एग्जिस्ट कर जाएगा। पता नहीं ब्लैक होल आता तो मेरी इंटरेस्टिंग बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि मेरे पास बड़ी सारी चीजें ब्लैक होल के ऊपर समझाने वाली। बहरहाल ब्लैक होल में कहता है न्यूट्रॉन स्टार एक्सट्रीमली डेंस कैन इमिट पल्सर, ब्लैक होल ग्रेविटी सो स्ट्रांग दैट नॉट इवन लाइट कैन एस्केप। ये दो पॉइंट्स इसके बारे में थे जो ब्लैक होल उसके बारे में आपको समझाने हैं अभी इस लेवल के ऊपर। मैंने ये भाईजान को साइड पर करते हैं। आए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने पहले भी शेयर की थी, आप खुद पढ़ लेंगे। आगे आता है कंपेयर द फेट ऑफ स्टार्स। ये एक टेबल है बेटे जो आपको इस पूरे टॉपिक को इजीली समझने में हेल्प करेगा। देखिए, अगर तो स्टेज मेन सीक्वेंस है, लो लाइक मीडियम मैस लाइक अवर सन है, तो मेन सीक्वेंस हमारे पास है, सन आपको पता है हमारे मेन सीक्वेंस पे चल रहा है, हाई मैसिव स्टार मेन सीक्वेंस। आफ्टर मेन सीक्वेंस क्या होगा, रेड जेंट बनेगा और सुपर जेंट बनेगा। मतलब अगर लो मैस होगा तो सिंपल रेड जेंट बनेगा, और हाई मैस मैसिव स्टार्स होंगे तो सुपर जेंट बन जाएगा। एक्सप्लोसिव इवेंट क्या होगा, अगर लो मैस होगा तो नो सुपरनोवा, और अगर हाई मैस होगा तो सुपरनोवा बन जाएगा। स्टेलर रेमेंडेंट क्या है, वाइट ड्वार्फ और न्यूट्रॉन स्टार। अगर लो मैस है तो वाइट ड्वार्फ बन जाएगा, और हाई मैस है तो बेटे न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। पॉसिबल फाइनल फेट क्या आ सकती है, अगर लो मैस है तो वाइट ड्वार्फ है, हाई मैस है तो ब्लैक होल है। इफ कोर इज वेरी मैसिव, जो कि आपने बताया। गोल्डन रूल याद रखने, गोल्डन रूल क्या है, द ग्रेटर द mass of star, more violent and different its final stage can be। ये बात कहता है, साइंस कह रही है एक्चुअल में वैसे, कि सर जितना स्टार का मैस ज्यादा होगा उतना ही उसका मोर वायलेंट और डिफरेंट उसकी फाइनल स्टेज, मतलब फाइनल स्टेज उसकी उससे भी ज्यादा वायलेंट खतरनाक हो सकती है और डिफरेंट हो सकती है बाकियों से। तो यहाँ तक बात डिस्कशन होगी। तो अब थोड़ा सा सूरज भाईजान के बारे में बात कर लेते हैं, अवर स्टार के बारे में बात कर लेते हैं, सन के बारे में, जिसके बारे में कुरान पाक में अल्लाह ने बहुत सारी चीजें बताई हैं। क्या मतलब सूरज को जो है लपेट लिया जाएगा, ठीक है, और फिर सूरज को कहा है कि वो अपने मदार में चलता रहे, ठहरता रहे, ऑर्बिट में चलता रहे। तो आपको पता है सन और सूरज के गिर्द घूमती है। बट सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ एंड मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। हमें पता है इस दुनिया के ऊपर सूरज एक हमारे पास बेसिक सोर्स है लाइट का और हीट का। It formed about 4.6 billion years ago from a huge cloud of gas and dust called solar nebula। कहता है आज से 4.6 खरब साल पहले, बिलियन साल पहले, ये एक ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस और डस्ट से मिलकर बना था सोलर निब्यूला। एंड सन प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन। और सूरज जो है, वैसे तो अल्लाह ताला ने कुरान में बताया है कि सूरज की अपनी एक रोशनी है, अपनी उसकी एनर्जी है। यहाँ पे भी ये बात थोड़ा सा हम इसको साइंस जो एक्सप्लेन करती है वो ये कहती है कि सूरज के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही है, डिफरेंट गैसेज आपस में मिल रही हैं, तबाह हो रही हैं, उनकी जो कुलैयन है आपस में फ्यूजन है, उसकी वजह से वो एनर्जी अपनी बना रहा है। हाँ, हम उसको नहीं सुन पाते हैं, उसके पीछे रीजन आपको पता है कि सन जो है और जमीन जो है इसके दरमियान अल्लाह ताला ने एक स्पेस रखी है, और साउंड आपको पता है मीडियम के बगैर नहीं मूव करता है। तो अल्लाह ताला को पता था कि इंसान इसकी आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो अल्लाह ताला ने इसके सारे जितने भी इसका स्ट्रक्चर चल रहा है सूरज का, हम तक सिर्फ वो हीट और
वो पहुंचती है लाइट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बाकी सारी चीजें क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म हीलियम, और फिर हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जो होते हैं वो मिलके, आपने पहले भी सीखा था कि हाइड्रोजन के दो आइसोटॉप्स प्रोटियम और ट्रिटियम मिलके क्या बना रहे हैं, एक्चुअल में हीलियम बनाते हैं और एनर्जी एग्जॉस्ट होती है। ये आपने फ्यूजन रिएक्शंस में पढ़ा हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ सन अगर समझ लें थोड़ी सी, तो फॉर्मेशन ऑफ सन क्या है, एक ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट बनता है, ग्रेविटेशनल क्लैप होता है उसमें, फिर प्रोटोस्टार बनता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, और फिर हमारा सूरज बनता है मेन सीक्वेंस स्टार। और अगर लाइफ साइकिल ऑफ सन को समझा जाए, नेब्यूला, प्रोटोस्टार, मेन सीक्वेंस जिस वक्त जो इस वक्त प्रेजेंट स्टेज पे है, हाँ रेड जेंट बन जाएगा जब ये खत्म हो जाएगा, फिर प्लानेटरी नेबुला, फिर व्हाइट ड्वार्फ आ जाएगा। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है कि इस सूरज की एंडिंग क्या होगी, बस ये हमें पता है कि सूरज लपेट दिया जाएगा क़यामत के करीब। इसकी बर्थ और डेथ जो है वो ये है। Sun is not massive enough to become a supernova. It will eventually shed its outer layers to form planetary nebula and whole core will remain as white dwarf। ये सूरज के बारे में उसने बात कही है। फाइनल फेट ऑफ सन क्या है, मेन सीक्वेंस पर चल रहा है इसका, रेड जेंट बनेगा, प्लैनेटरी नेबुला बनेगा, व्हाइट ड्वार्फ, ना सुपरनोवा होगा, ना न्यूट्रॉन स्टार होगा, ना ब्लैक होल होगा, क्योंकि क़यामत के दिन ये तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। ये तो बेटे सारा न्यूट्रॉन स्टार का स्ट्रक्चर है जो मैंने आपसे डिस्कस किया, कैसे हमने ये शुरू किया था टॉपिक, बर्थ ऑफ द स्टार से लेके डेथ ऑफ द स्टार तक पूरा टॉपिक तकरीबन कोई अप्रोक्सीमेटली घंटे से ज्यादा का टॉपिक है जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। तीनों लेक्चर्स को अच्छे तरीके से सुनिएगा, इसी लेक्चर पे मिलेंगे, इसी जगह पे मिल जाएंगे आपको। कोशिश करूंगा बाकी अपने प्लेटफॉर्म से भी करूं, लेकिन कुछ लिमिट्स की वजह से बाकी प्लेटफॉर्म से वो नहीं शो हो पाते हैं कंप्लीट लेक्चर। तो यूट्यूब आपके पास मेन सोर्स है बेटे, जहाँ आप जाकर सारे लेक्चर्स देख सकते हैं, उसको शेयर भी कर सकते हैं। मैं आपसे कभी नहीं कहूँगा जी मेरे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कुछ नहीं करें। आपको लेक्चर पसंद आएगा तो ऑटोमेटिकली आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, नहीं आएगा तो आप ना भी करें, मुझे कोई इशू नहीं है। जस्ट फॉर द सेक नॉलेज हमें स्प्रेड करना है, जितना मुझे पता है, जितना अल्लाह ने मुझे इल्म दे दिया बराबर। अच्छा, आगे जो है इसका मेन इसमें से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेटे ये आपको डिस्कस कर लीजिएगा। न्यूट्रॉन्स आर स्ट्रॉन्ग आर मेनली कंपोज्ड ऑफ न्यूट्रॉन्स। पल्सर इज अ रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन इज, ये न्यूक्लियर फिजन है, आपको पता है। सन जो है करंटली की स्टेज पे है, मेन सीक्वेंस स्टेज पे है। सन विल इवेंचुअली बिकम, क्या बन सकता है, व्हाइट ड्वार्फ बन सकता है उसने कहा। और 1 पारसेक इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू हाउ मेनी लाइट ईयर्स, तो वी नो दैट 3.26 लाइट ईयर्स। ये टॉपिक के एमसीक्यूज हैं सारे, मैंने हर उस टॉपिक के एंड पर डिस्कस किए हैं तीनों पार्ट्स में। आपको पेपर के अंदर टॉपिक ज्यादा हेल्प आउट करेंगे। फिर शॉर्ट क्वेश्चन बेटे ये हैं, न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, कैसे डेंस है, पल्सर, सारी चीजें, ये सारे आंसर आपको आ जाएंगे कब, जब आप ऊपर वाला लेक्चर अच्छे से सुन लोगे या उसको पढ़ लोगे, खुद आ जाएगा। अगर 1 मिनट रिवीजन पे चलूं आज के टॉपिक की, तो 1 मिनट रिवीजन क्या है बच्चे, स्टेलर रिलेशन इज द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार, हमें पता चल गया। स्टार्स लाइफ टाइम डिपेंड्स ऑन मेनली ऑन मास, हमें पता चल गया। ग्रेटर मास फास्टर फ्यूल कंजम्पशन शॉर्टर लाइफ, हमें पता चल गया। ज्यादा मास होगा फास्टर फ्यूल कंजम्पशन होगी, लाइफ शॉर्टर हो जाएगी। और इससे इनवर्ट क्या था कि स्मॉलर मास कम होगा, फ्यूल कंजम्पशन कम होगी, तो लाइफ क्या हो जाएगी, लॉन्गर हो जाएगी, क्योंकि हमें पता डिपेंड करता है मास पे। ग्रेविटी इनवर्ट प्लस प्रेशर आउटवर्ड हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम था, हमें पता है। ग्रेविटी और आउटर प्रेशर दोनों अगर सेम हो जाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बन जाएगा। फिर हाइड्रोजन फ्यूजन प्रोड्यूस एनर्जी ऑफ मेन सीक्वेंस स्टार। हाइड्रोजन फ्यूजन क्या है, वो एनर्जी बनाएगा मेन सीक्वेंस स्टार की। फिर लो और मीडियम मास स्टार प्लैनेटरी नेबुला व्हाइट ड्वार्फ, ओके। मैसिव स्टार सुपरनोवा बनाएगा, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल बनाएगा। ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने वाले हैं। सन एक करंटली मेन सीक्वेंस स्टार है एंड इवेंचुअल रिमाइंडर विल बी हाफ व्हाइट ड्वार्फ। ये 1 मिनट रिवीजन थी बेटे इस टॉपिक की खास तौर पे। आगे मास्टर समरी अगर आपने देखनी है, क्विक रिव्यू देखना है, तो ये चीज देख लें, आपको समझ आ जाएगा। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आपको खुद समझ आ जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में 10 क्लास के लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।